दो मेहमान हमारे साथ और आ गए हैं। हमारे साथ अंबर जैदी आ गई हैं, वापस सुबह पैनल में थी, और हमारे साथ डॉक्टर मुबिन जहरा आ गई हैं इस वक्त। सोशल साइंटिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं। स्वागत है आप दोनों का। और इस वक्त की जो तस्वीर है सबसे पहले वो बता देते हैं। बीजेपी गठबंधन 304 सीटों पर आगे चल रहा है, 303 हो गया। 66 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, 21 पर बहुजन समाज पार्टी और अन्य 13 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पंजाब में 117 रुझान आपके सामने हैं। 72 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 27 पर आम आदमी पार्टी, 17 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल आगे चल रहा है। उत्तराखंड की 70 सीटों में बीजेपी 51 पर आगे है, कांग्रेस 15 पर, बीएसपी 0 पर और अन्य 4 सीटों पर आगे है। मणिपुर की 41 सीटों में कांग्रेस 15, बीजेपी 12 है, और गोवा की 26 सीटों में कांग्रेस 11, बीजेपी 8 और अन्य 7 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। कई बड़े उलटफेर हो चुके हैं। हरीश रावत चुनाव हार गए हैं, उत्तराखंड के पूर्व सीएम। गोवा के पूर्व सीएम भी चुनाव हार गए हैं। और इस वक्त एक जानकारी और दे दें, जो ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जो लोग उत्तर प्रदेश के गेस्ट हाउस कांड को जानते हैं वो जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच रक्षाबंधन इन्हीं की वजह से हुआ था। उनके बेटे मेजर सुनील दत्त बीजेपी फर्रुखाबाद से वो आगे चल रहे हैं इस वक्त। और हमारे साथ नलिन कोहली आ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। स्वागत है नलिन कोहली जी आपका। इसके अलावा और मेहमान जो हमारे साथ आ रहे हैं, सुनीता एरोन हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से आएंगी। मंजुल हमारे साथ मौजूद हैं, जसपिंदर नरूला भी अभी आ जाएंगी। इन सब से हम बात कर सकते हैं। सुधीर, आप जिससे भी सवाल पूछना चाहें, अब मैदान खुला है। जी, नलिन जी से पहले हम आना चाहते हैं। नलिन जी, आपने ऐसा सोचा था कि जो फिक्स्ड वोट बैंक्स हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि धर्म और जाति के आधार पर वहाँ चुनाव लड़े जाते हैं, जैसे बिहार में पिछली बार आप फेल हो गए थे। फॉर्मूला हालांकि आपका वही था, वो बिहार में नहीं चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में चल गया। क्या कारण रहा? ऐसा सुधीर जी, हर चुनाव अलग है और हर चुनाव को दूसरे किसी राज्य के चुनाव से उसका तुलना करना मुझे लगता है रिस्क हो सकता है, क्योंकि हम नेतृत्व को आगे करके भी चुनाव लड़े, बिना नेतृत्व को आगे किए चुनाव लड़े हम लोगों के। लेकिन क्या कॉमन फैक्टर्स है? इस चुनाव को हमने मूल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता और उनके कार्यशैली और सबका साथ सबका विकास, उस एजेंडे पे आगे बढ़े हैं। कार्यकर्ता बहुत समय से लगे हुए हैं अमित शाह जी के नेतृत्व के साथ वहाँ पर काम करें। तो इधर उत्तर प्रदेश की जो कहानी थी, वहाँ पर भय की कहानी थी, वहाँ विकासहीन होने की कहानी थी, भ्रष्टाचार की कहानी थी, हर वर्ग जो है त्रस्त था। तो जब आप एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ भी जाते हैं तो मुझे लगता है जनता उसे पहचानती है जब उसमें विश्वसनीयता हो, और यही प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता है। जहाँ तक मैं दूसरे बिहार फॉर्मूला की बात करूँ तो वहाँ बिहार में अलग परिस्थितियां रही। यहाँ उत्तर प्रदेश में गणित की राजनीति की बात करने का प्रयास किया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलके कि हम सत्ता के लिए गणित कर लेते हैं, लेकिन क्या उस गणित में कोई विश्वसनीयता थी, कोई कार्यशैली थी? क्या उनके एजेंडे में कुछ पॉजिटिव दिखा? जब नहीं दिखा तो जनता हर वर्ग के ने बदलाव के लिए वोट दिया है, और इसीलिए एक ऐसी ऐतिहासिक रिजल्ट आज हमारे सामने ऐतिहासिक रिजल्ट आ रहा है। जी, हमारे साथ पवन खेड़ा है कांग्रेस से। पवन जी, कहा यह जा रहा है कि जो गणित आपने बैठाया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, उस गणित में गुणवत्ता नहीं थी और इसीलिए आप चुनाव हार गए। देखिए, आपके स्टूडियो में बैठने का फ़ायदा होता कि कॉफ़ी भी मिलती और बोलने का मौका भी। अब मेरे पास सिर्फ 3-4 मिनट हैं तो मैं अपनी बात समाप्त करके जाऊंगा, मेरे को एक और चैनल पे जाना है। आप लोगों ने 2 बात कही, एक तो ये कि राम लहर से ज़्यादा मोदी लहर हावी। तो आपने भगवान राम से बड़ा तो मोदी जी को बना ही दिया, उसके लिए आपको बधाई। दूसरा, आपने कहा कि विकास की बात पे चुनाव जीता गया। माफ़ कीजिएगा, इससे ज़्यादा सत्य से परे और कोई वक्तव्य नहीं हो सकता। ये चुनाव, पहले तो लोग कहते थे कि मोदी जी विकास तो नहीं करते, कम से कम विकास की बात तो कर लेते हैं। इस चुनाव में विकास की बात तक नहीं की गई। इस चुनाव को सिर्फ और सिर्फ विभाजन और ध्रुवीकरण पे लड़ा गया। आज के बाद तो एरोगेंस छोड़ के आपको डिनाइल मोड से बाहर आ जाना चाहिए, कम से कम लड़ते हैं। आपको लगता नहीं एरोगेंस की बात नहीं हो रही? एरोगेंस से बाहर आ जाना चाहिए, कभी और करेंगे। आप आज भी कह सकते हैं नोटबंदी जो सत्य है, या तो आप मुझे बोलने दीजिए या मैं फिर चला जाऊं। नहीं, आप बोलिए, कौन रोक रहा है सर? मैं बताता हूं आपको। नोटबंदी का इनका अगर कैंडिडेट, एक भी व्यक्ति इनका जो उम्मीदवार था, नोटबंदी पर अपना एक शब्द बोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि इतने घबराए हुए थे नोटबंदी से। मोदी जी भी ये समझते थे, इसलिए उन्होंने नोटबंदी से अपना पूरा डिस्कोर्स हटाकर कब्रिस्तान और शमशान पे ले गए। इन्होंने वो सब कुछ किया जो कि हमने 2014 में नहीं देखा था होते हुए। तो मोदी जी और भाजपा
वो काम कर रही है जिसमें वो सबसे ज्यादा सक्षम है, वो है ध्रुवीकरण। ये चुनाव ध्रुवीकरण की बलि चढ़ गया है। इसमें अच्छा, कतई अब कोई आपसे शक नहीं होना आपसे एक चाहिए। सवाल और। आप अब कुछ भी कह दें कि विकास के नाम पे लड़ा गया, कोई बात नहीं। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस की पिछली स्ट्रैटेजी थी, शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री कैंडिडेट की तरह प्रोजेक्ट करना और अखिलेश यादव को भी उसकी भी आलोचना करना और 27 साल यूपी बेहाल, वो जो रणनीति थी शीला दीक्षित के चेहरे के साथ, वो ज्यादा बेहतर रहती? देखिए, रणनीतियां बदलती हैं और हर रणनीति का, भले वो रणनीति आपको विजय दिलाए या हार दिलाए, उसका आकलन होते रहना चाहिए। हर रणनीति बदलती है, कोई रणनीति परमानेंट नहीं होती, कोई एक्सपेरिमेंट परमानेंट नहीं होता। तो ये बातें तो अभी बाद की हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें इस रणनीति के प्रति कोई शिकायत है। अगर ये चौतरफा मुकाबला होता तो शायद रिजल्ट और ख़राब हो सकते थे। मुझे लगता है ये अच्छी रणनीति थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हर रणनीति अपने आप में एक नए प्रश्न पैदा करती है। उन प्रश्नों का उत्तर सही वक्त पे जरूर दिया जाए। नलिन कोहली आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए नलिन जी। मैं उनसे नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की यही सोच जो है अगर चलती रहेगी तो कांग्रेस मुक्त भारत करने का एजेंडा हमें नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने आप के ऊपर ही थोप देगी। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। यही एक सोच है जिसको लेकर वो आगे बढ़ते जाएं और मुझे लगता है हम अपने काम पे मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास करते रहेंगे। ये जो है इन्हीं बात को करते रहे जो 60 साल से करते आए हैं कि ऐसा होता है भय की राजनीति, गरीबी हटाओ लेकिन गरीबी मत हटाओ, बैंक को नेशनलाइज कर दो लेकिन बैंक को मत करो, गरीबों के अकाउंट्स की बात करो लेकिन गरीब के अकाउंट मत खोलो। तो ये सारी बातें उनको करते रहना चाहिए। मुझे लगता है हम अपने काम पे बढ़ेंगे, जनता पे छोड़ देंगे। अब आपसे एक ऐसा सवाल जो आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, अगर सबका साथ सबका विकास, ब्रांड मोदी, कोई भी पूछे, सब चीज़ें अगर इतना अच्छी तरीके से काम कर रही हैं तो यही फॉर्मूला पंजाब में क्यों नहीं काम किया, यही चीज़ गोवा में क्यों नहीं काम की, मणिपुर में भी अटका? मैं इसका जवाब दे दूंगा। नहीं, मैं सवाल कह दूंगा। इसके दोनों कोई खराब नहीं लग रहा है जी। जो सत्य है, सत्य को सत्य के रूप में देखने में कोई तकलीफ नहीं होती। जहाँ तक पंजाब की हम बात करें, पंजाब की महत्वपूर्ण कहानी पिछले चुनाव में थी। हर 5 साल में पंजाब में सरकार बदलती थी, जो सरकार में वो हट जाते थे, दूसरी पार्टी आती थी। क्या उसे तोड़ा नहीं हम लोगों ने? क्या वहाँ पर अकालीज और बीजेपी के 10 साल की तक सरकार नहीं रही? तो एक क्लियर एंटी इनकम्बेंसी था और कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा मिल रहा है। जनता ने उनमें को विश्वसनीय समझा है। तो जो भाषा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बोल रहे हैं, वो भाषा और जो आप अपने टीवी स्टूडियो में सुन रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं उसमें अंतर दिखता है। वो वहाँ पर पंजाब की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, जो उनको लगता था सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे। यहाँ पर जो एक ध्रुवीकरण की राजनीति तक इनकी बात सीमित है और भाजपा को सिर्फ अटैक करने तक ही सीमित है। पार्लियामेंट के अंदर में, संसद के अंदर में जो हो रहा है, देश देख रहा है। अभी फिर संसद आ रहा है कि यदि ऑब्स्ट्रक्शनिज्म की राजनीति जो है, और मेरा संकेत एक पार्टी पे नहीं था, मेरा संकेत कई पार्टियों पे है, जिसमें पवन जी की भी पार्टी भी इंक्लूडेड है, कि हर चीज़ का विरोध करना, क्योंकि उनको लगता है मोदी जी का विरोध करना ही है, चाहे देश के हित में वो विरोध हो या ना हो, वो जनता देख पाती है। और जनता, इसीलिए मैंने कहा है सबका साथ, आपको भाजपा के खिलाफ कुछ करना है, करिए। राजनीतिक हम दो अलग दल हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो कंपेटिटिव फेडरलिज्म में जो केंद्र की अच्छी चीजें हैं बढ़ाइए और आप भी श्रेय राज्यों में लीजिए। किसने रोका है? जनता के काम होने में ही फायदा है। परवेज साहब आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। परवेज जी पूछ लीजिए। नलिन जी, मैं तो सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में बधाई जाता है हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारे नेतृत्व को, आपके नेतृत्व को जाता है। और दूसरी बात यह कि उत्तर प्रदेश में एक संशय निकल कर आया था, जो विपक्षी दल थे उनका बार बार ये कहना था कि गुजरात वाले हैं और देखिए उत्तर प्रदेश में आके क्या कर रहे हैं। अब है ये कि जो प्रदेश का नेतृत्व है उसमें भी कहीं ना कहीं किसी तरह का संकोच है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश को गवर्न किया जाए या किसी दूसरे कैंप से या किसी दूसरे राज्य से। उस आश्वासन को कुछ इस संबंध में कुछ उनको देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसमें एक ऐड कर देता हूं नलिन जी, बहुत से दर्शक लिख रहे हैं कि वो राष्ट्रपति शासन को रोकना चाहते थे, जनता ने प्रधानमंत्री शासन लगवा दिया है। देखिए, अब जिसने भी ये ट्वीट किया है या जिसने भी कुछ कहा है, मतलब उनको थोड़ा सा मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है और अच्छा जवाब है। मुझे ये बात मैं पहले भी तो कह रहा था कि जनता की बात सुन लेनी चाहिए। जनता से हटकर नहीं बात होती। जब जनता के सामने हार मिलती है तो उसे स्वीकारते हुए सीख लेना चाहिए।
हार जीत दोनों है जिंदगी में, ऐसा थोड़ी ना कि हर चुनाव हर व्यक्ति जीतता है, लेकिन हार से सीखकर जो उससे उठकर जनता की सेवा में लगते हैं वही आगे बढ़ते हैं। भाजपा तो 2 सीट पे थी 1984 में। हम लोग उत्तर प्रदेश में कई सालों तक लोग कहते थे कि हम लोग राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, लेकिन आज जनता ने हमें क्यों दिया है इतना भारी बहुमत? इसका मतलब है कि जनता को विश्वास है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, सीखा है हमने कुछ, और मोदी जी के नेतृत्व में वो विश्वसनीयता बहुत बड़ी है। अगर राजनीतिक रूप से देखें, और मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं परवेश जी, जो राजनीतिक रूप से देखें तो मोदी फैक्टर जिसको कहते हैं, ये मैं लगातार कह रहा हूं, कैचमेंट एरिया भाजपा का वोट का बड़ा है। पहले भाजपा का कैचमेंट एरिया सिर्फ 30% तक सीमित होता था, अब 75% है। अगर आप मायावती जी की पार्टी को देखेंगे तो वहां पर अगर दलित और गरीबों की पार्टी होती है तो अब ये स्पष्ट हो गया कि भाजपा दलितों और गरीबों की पार्टी है। यदि आप विकास की पार्टी देखते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, सबका साथ सबका विकास, इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई हो, विकास विकास है। उसको कैसे आप किसी वर्ग को किसी रूप से भी वंचित कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न पे। हमारे को दोनों फायदे मिले, नेतृत्व को आगे करके भी और बिना नेतृत्व को आगे किए हुए सामूहिक रूप से लड़ने का। कौन नेतृत्व करता है किसी सरकार का? जब ये पार्लियामेंट्री बोर्ड केंद्र के स्तर पर और राज्य में पार्लियामेंट्री उसकी लेजिस्लेटिव पार्टी तय करते हैं। कोई थोपा नहीं जाता, ये राय होती है, सलाह मशवरे होता है और निकलेगा इसमें जो भी आएगा सेवा करने आएगा। जब देश में प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक है तो उत्तर प्रदेश में भी तो एक उत्तर प्रदेश का सेवक ही बैठने वाला है जो संकल्प पत्र को आगे ले जाएगा। धन्यवाद। ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं था, हमने कहा ये संकल्प पत्र है। ठीक सर, तो मैं चिंतित नहीं हूं, सर जो होगा इजाजत अच्छा नहीं दे रहा। धन्यवाद नलिन कोहली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी 4:30 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। इस बीच अमित शाह की तरफ से बयान आया कि ये बीजेपी की विचारधारा की जीत है, ये जीत पीएम की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, ये जीत पीएम के विकासशील शासन में जनता का विश्वास बताती है। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि ऐतिहासिक जनादेश के लिए यूपी की जनता का अभिनंदन करते हैं, 2/3 बहुमत के लिए पीएम को बधाई देते हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये कवरेज ऐसे ही चलता रहेगा, आपको ये बताते हुए कि रौनक अभी वापस आने वाले हैं। इसके अलावा आज वडाली ब्रदर्स के परिवार से नई पीढ़ी, लखविंदर वडाली भी हमारे साथ स्टूडियो में होंगे, उनको भी आप सुन पाएंगे।